हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम क्लास 7th के रुचिरा भाग 2 के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। विविध वेशभूषा धारिण चत्वारः बाल कवयः मंचस्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति। विविध वेशभूषा धारिण, अलग अलग वेशभूषा धारण करके, चत्वारः चार, बाल कवि मंचस्य मंच के ऊपरी ऊपर उपविष्टा संति बैठे हुए हैं। अलग अलग वेशभूषा धारण करके चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः नीचे श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहलम शोरगुल कुर्वन्ति कर रहे हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोरगुल कर रहे हैं। संचालक अलम कोलाहलेन, मंच संचालक कहते हैं शोरगुल मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाः च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। आज अधिकार थे आज परम अत्यंत हर्षस्य खुशी का अवसर है यत् कि अस्मिन इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः कविता का नाश करने वाले, कालयापकाः च समय की बर्बादी करने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधरा अर्थात हास्य कवि निपुण, धुरंधर कुशल हास्य कवि समागता संति आए हुए हैं। आज अत्यंत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में कविता को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्म। आइए करतल ध्वनि से हम लोग एतेषाम इन लोगों का स्वागत करते हैं। आइए करतल ध्वनि से, तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोग इनका स्वागत करते हैं। गजाधर सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिकेभ्यो अर्थात नीरस लोगों के लिए नमो नमः, नमस्कार। अरसिकेभ्यो किसके लिए? जिसको काव्य रचना में, काव्य में, संगीत में किसी में रुचि नहीं है, उनको अरसिक। तो जो भी श्रोतागण हैं उनको चूंकि हास्य कवि का माहौल है, हास्य कविता का माहौल है, इसलिए गजाधर जो कवि हैं वो इस तरह से शुरुआत कर रहे हैं। सभी नीरस लोगों को नमस्कार। प्रथमं तावद् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यम श्रावयामि। सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य के परिप्रेक्ष्य में अपनी कविता सुनाता हूँ। गजाधर कहते हैं कि सबसे पहले मैं अपनी कविता सुनाता हूँ आधुनिक वैद्यराज के लिए। वैद्यराज नमः तुभ्यं यमराज सहोदर, यमः तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यमराज के भाई वैद्यराज आपको नमस्कार है। यम हरति प्राणान, यम तो प्राणों का हरण करते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, वैद्य तो प्राणों का और धन का दोनों का हरण करते हैं। हे यमराज के भाई वैद्यराज आपको नमस्कार है। यमराज तो प्राणों का हरण करते हैं, वैद्यराज तो प्राणों का और धन का दोनों का हरण करते हैं। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं। कालांतक बाल कवि हैं। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। वैद्य है सर्वत्र, सब जगह, परंतु लेकिन न ते मादृशा, नहीं है वे सब मेरे जैसे, मादृशा मेरे जैसे, कुशलाः कुशल, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारण में। अरे वैद्य तो सब जगह है, लेकिन मेरे जैसे
कुशल जनसंख्या निवारण में नहीं है, अर्थात जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, यह मेरी भी कविता आप लोग सुनिए। शृण्वन्तु सुनिए, भवन्तः आप लोग, ममापि मेरी भी कविता आप लोग सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः, न अहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता को प्रज्वलित दृष्टवा देखकर, वैद्यो विस्मयम् आगतः, वैद्यराज को विस्मय हुआ, विस्मय को प्राप्त हुए, आश्चर्य को प्राप्त हुए, उन्हें आश्चर्य हुआ। न अहम गतो, न मैं गया, न मे भ्राता, न ही मेरे भाई, कस्य इदम, यह किसकी, हस्तलाघवम, हाथ की सफाई है। चिता को प्रज्वलित देखकर वैद्यराज को विस्मय हुआ कि ना ही मैं गया न ही मेरा भाई, तो ये किसके हाथ की सफाई है, अर्थात किसने इसको मृत्यु तक पहुंचाया, क्योंकि यह काम तो मेरा है, ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग फिर से हंसते हैं। तुंदिलः, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्, तुंदिल अर्थात जिसका आगे बड़ा पेट निकला हुआ हो उसे तुंदिल। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्, तोंद के ऊपर, उभरे हुए पेट के ऊपर, हस्तम आवर्तयन्, हाथ को फेरते हुए क्या कह रहे हैं, तुंदिलो अहम भोः मम अपि इदं काव्यं श्रूयतां जीवने धार्यतां च। तुंदिलः अहम, दोनों मिलके तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ, मम अपि मेरा भी, इदम यह, काव्यम श्वेताम कविता को सुनिए, जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण करो। पर अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, पर अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। पर अन्नम दूसरों का अन्न, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धि मां शरीरे दयाम कुरु, शरीर के ऊपर दया मत करो, मां मत करो। पर अन्नम दूसरों का अन्न, दुर्लभम लोके संसार में दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलता है, अर्थात दूसरों के द्वारा दिया गया भोजन को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया न करो। ओ दुर्बुद्धि, दूसरों का अन्न प्राप्त करके, दूसरों का दिया हुआ भोजन प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो, अर्थात भोजन को बहुत अच्छे से दबा के खाओ। पर अन्नम दुर्लभम लोके, दूसरों का भोजन इस संसार में दुर्लभ है, शरीर तो बार बार मिलता है। कहने का अर्थ ये है कि कहीं से मिला हुआ भोजन, किसी के द्वारा मिला हुआ भोजन दबा के हमें खाना चाहिए। शरीर के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हमारा पेट दर्द होगा या हम बीमार पड़ेंगे। हमें जी भर के खाना खाना चाहिए, क्योंकि दूसरों के द्वारा दिया गया अन्न, भोज्य पदार्थ इस संसार में बहुत दुर्लभ है। यह शरीर तो फिर से मिलता है, बार बार मिलता है। सभी लोग बात को सुन के फिर से हंसते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग फिर से अट्टहासम अर्थात जोर जोर से हंसते हैं। चारवाक है, चारवाक बाल कवि हैं। आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, हाँ हाँ, शरीर का पोषण सर्वथा हमेशा सब तरह से उचित ही है। यदि धनम न अस्ति तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य, यदि धन नहीं है तब ऋण करके, कर्ज लेके, ऋण करके पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यम, भोग करना चाहिए, खाना चाहिए। यदि हमारे पास धन नहीं है तो ऋण लेकर के भी पौष्टिक पदार्थ हमें खाना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि,
फिर चार्वाक कवि कहते हैं यावत जीवेत, यहां पर है यावत प्लस जीवेत, संधि होने के बाद यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत जीवेत, जब तक जिए सुख से जिए, ऋणम कृत्वा ऋण करके, घृतम पिबेत घी पीवे, घी पीना चाहिए। जब तक जीना चाहिए सुख से जीना चाहिए, ऋण करके घी पीना चाहिए, अर्थात बहुत अच्छे से खाना पीना चाहिए। भले इसके लिए हमें कर्ज लेना पड़े तो भी हमें कर्ज लेकर के, ऋण लेकर के भी अच्छे से भोज्य पदार्थ खाना चाहिए। घृतम पिबेत का अर्थ ये हुआ। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। श्रोतागण हैं, वो कहते हैं कि तो ऋण को प्रत्यर्पणम वापस कैसे कर सकते हैं। जो हम कर्ज लेकर के घी पिएंगे उसको हम वापस कैसे लौटाएंगे। चार्वाक श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरी अवशिष्टम बची हुई कविता को। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जना, घी पी करके, श्रमम कृत्वा मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत ऋणम ऋण को, प्रत्यर्पयेत वापस करना चाहिए लोगों को। घी पी करके और मेहनत करके ऋण को वापस करना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकम च श्रावयति। कविता पाठ सुनने से उत्प्रेरित एक बालकः अपि, बालकः अपि यहाँ मिलके बालको अपि लिखा गया है, एक बालक भी आशु कविता तुरंत बनाई हुई कविता, तो तुरंत कविता रचयति बनाता है, हासपूर्वकम च श्रावयति, हासपूर्वकम च श्रावयति और हासपूर्वक हंसते हुए सुनाता है। बालक श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनो सुनो ओ सुनो सुनो, मम अपि काव्यम मेरी भी कविता, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। गजाधरम कवि, गजाधर कवि, च एव और, तुंदिलम तुंदिल, भोज्य लोलुपम भोजन के, लोलुपम लालची, कालांतक तथा और, वैद्य चार्वाक चार्वाक वैद्य को, नमाम्यहम् मैं नमस्कार करता हूँ। अरे सुनो सुनो मेरी भी कविता सुनो, गजाधर कवि, तुंदिल भोजन के लालची, कालांतक और चार्वाक वैद्य को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य को कविता को सुनाकर हा हा करके हंसता है। अन्ये च अपि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी और दूसरे भी हंसते हैं और सभी लोग घर को जाते हैं। तो अभी हमने पूरे पाठ का हिंदी में अनुवाद समझा। आगे हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं जो इस पाठ में आए हुए हैं। इसे संस्कृत का हिंदी में और इंग्लिश में दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। इसे हमें समझ लेना चाहिए, तभी हम पाठ को अच्छे से हिंदी में अनुवाद कर पाएंगे। अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारह काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापका समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरा श्रेष्ठ, एहि आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, अरसिकेभ्यः नीरस जनों को, स्वकीयम अपने, मादृशा मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्तयन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करें, पर अन्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिक पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ शेष, उत्प्रेरित प्रेरित होकर, श्रावयति सुनाता है, भोज्य लोलुपम
भोज्य लोलुपम का अर्थ है खाने का लोभी। तो ये शब्द अर्थ हमें अच्छे से समझ के ही आगे का अभ्यास कार्य करना है। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। कुछ शब्द दिए गए हैं, ये सब अव्यय शब्द हैं, इनका उच्चारण करना है और इसे हिंदी में हम इसका अर्थ भी समझेंगे। ऊपरी ऊपर, नीचे नीचे, कदापि कभी भी, कुत्र कहाँ, अधः नीचे, बहि बाहर, अंतः अंदर, कदा कब, उच्चय ऊंची, अलम नहीं, पुनः फिर से, एकदा एक बार। अगला प्रश्न है मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषातः, इस बॉक्स से अव्यय पद को चुनकर इस वाक्य में फिल करना है, खाली स्थान को भरना है। अलम बस, अंतः अंदर, बहिः बाहर, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। वृक्षस्य ऊपरी खगाः वसन्ति। वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, अब झगड़ा बस। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ। वर्षा काल के समय घर से बाहर नहीं जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के नीचे श्रोतागण उपविष्टाः बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। छात्राः विद्यार्थी विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अगला प्रश्न है अशुद्धम पदम चिनुत। अशुद्ध पद को चुनिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ पद दिए गए हैं, उनको हमें गलत जो है वो चुन के यहाँ लिखना है। गमन्ति, यछन्ति, पृछन्ति, धावन्ति। यहाँ पर यछन्ति, पृछन्ति, धावन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रिया है। ये गमन्ति गलत है, यहाँ पे गच्छन्ति सही था, तो हमने यहाँ पर गमन्ति अशुद्ध चुन के लिखा। रामेण गृहेण सर्पेण गजेण। रामेण, गृहेण और सर्पेण, इन तीनों शब्दों में र का प्रयोग हुआ है, इसीलिए तृतीया विभक्ति में सब में यहाँ पे अड़ा आया है। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण, ये भी तृतीया विभक्ति का ही शब्द है और अकारांत ही है, लेकिन यहाँ पे शब्द में र नहीं है, इसलिए यहाँ पे सही है गजेन, लेकिन गजेण गलत है, इसे हमें चुन के यहाँ लिखना है गजेण। लतया, मातया, रमया, निशया। इसमें लतया, रमया और निशया, ये आकारांत लता का ये रूप है, ये रमा का रूप है और ये निशा का है। ये तृतीया विभक्ति एक वचन में लतया, रमया, निशया, लेकिन माता में मातया तृतीया विभक्ति में नहीं आएगा। माता का रूप माता, मातरो, मातरः ऐसे बिल्कुल अलग चलता है, आकारांत की तरह नहीं चलता। और तृतीया विभक्ति एक वचन में मात्रा होगा, तो इसीलिए मातया गलत है, इसे चुन के हमने यहाँ लिखा। और इन तीनों पदों में तृतीया विभक्ति एक वचन है, पर तृतीया विभक्ति एक वचन में माता का यहाँ पे रूप गलत है। लते, रमे, माते, प्रिय, यहाँ पर भी ऊपर की तरह ही लते, रमे और प्रिय, इसमें द्वितीया विभक्ति और प्रथमा विभक्ति दोनों में ये द्विवचन में आता है। लता के रूप में भी द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया दोनों में लते आता है, रमे में भी और प्रिय में भी, पर माता के रूप में ये द्विवचन में नहीं आता। माते द्विवचन में नहीं आता, माता का रूप चलता है माता, मातरौ, मातरः, तो मातरौ आना चाहिए, यहाँ पर माते है तो ये गलत है, इसे चुन के हमने यहाँ लिखा। लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। लिखति, गर्जति, फलति, ये प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया है। लिखति, गर्जति, फलति, सेवति, ये यहाँ पर सेवति नहीं होगा, यहाँ पर सेवेत होना चाहिए, तो सेवति गलत है, इसे हमने यहाँ पर लिखा। अगला प्रश्न है मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। इस बॉक्स से जो समान अर्थ के शब्द हैं, इन शब्दों के समान अर्थ जो है उसके सामने लिखना है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं।
प्रसन्नतायाः चिकित्सकं लब्ध्वा शरीरस्य दक्षाः। यहाँ इन शब्दों के साथ इसमें से क्या मैचिंग है वो देखते हैं। समान अर्थ क्या है? प्राप्य, प्राप्त करके। लब्ध्वा का अर्थ भी प्राप्त करके। कुशलाः, कुशल। दक्षाः, इसका अर्थ भी कुशल। हर्षस्य, खुशी का। प्रसन्नतायाः, यहाँ भी प्रसन्नता, खुशी का। देहस्य, शरीर का। शरीरस्य, शरीर का। वैद्यम, वैद्य। चिकित्सकम, वैद्य। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं? तो 4 बाल कवि बैठे हैं, तो चत्वारः। एक पद में उत्तर चत्वारः। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोरगुल कर रहा है? तो श्रोतागण करते हैं, तो श्रोतारः। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किसके उद्देश्य में कविता प्रस्तुत करते हैं? तो वैद्य के लिए, तो वैद्यम। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिल किसके ऊपर हाथ को घुमाता है? तो तोंद के ऊपर, तो तुंदस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में बार बार क्या होता है? क्या मिलता है हमें? तो शरीर, शरीराणि। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए? ऋणम, ऋण करके हमें घी पीना चाहिए, अर्थात ऋण करके, कर्ज लेकर के हमें अच्छा भोजन करना चाहिए। ये पाठ के अनुसार उत्तर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मंजुषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत। ब्रैकेट से, ये बॉक्स से पदों को चुनकर कथा में जो भी खाली स्थान है उसे भरना है। शब्द क्या क्या है? नासिकायामेव वारं वारं खड्गेन दूरम मित्रता मक्षिका व्यजनेन उपाविशत छिन्ना सुप्तः प्रियः। इसका अर्थ है नाक पर ही बार बार, तलवार से दूर, मित्रता दोस्ती, मक्खी, व्यजनेन पंखे से, उपाविशत बैठ गई, छिन्ना कट गया, सुप्तः सोया हुआ, प्रियः प्रिय। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। प्राचीन काल में एक राजा का एक प्रिय वानर बंदर था। प्राचीन काल में राजा का एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अवीजयत, बंदर पंखे से, व्यजनेन पंखे से, तम उनको, अवीजयत हवा कर रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, उसी समय एक मक्खी राजा के नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, यद्यपि बंदर बार बार पंखे से ताम उसको निवारयति स्म, भगा रहा था, हटा रहा था, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म, फिर भी वह बार बार राजा के नाक पर ही बैठ जाती थी। अन्ते सह मक्षिकाम हन्तुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, अंत में वह मक्खी को मारने के लिए खड्गेन तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तु उड्य दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्, लेकिन तलवार के प्रहार से नृपस्य राजा की नासिका, नाक छिन्ना अभवत्, कट गई। अत एव उच्यते, इसलिए कहा गया है, मूर्ख जनैः सह मित्रता न उचिता, मूर्ख लोगों के साथ दोस्ती उचित नहीं है। अर्थात अगर हमारे दोस्त मूर्ख होंगे
तो वो हमें हमेशा नुकसान ही पहुंचाएंगे। अंतिम प्रश्न है, विलोम पदानि योजयत। विलोम पद को एक साथ मैच कराना है। कुछ शब्द इधर है, कुछ इधर है, दोनों में जो अपोजिट्स हैं उनको मैच कराना है। अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, अंतः अंदर, बहि बाहर, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्चय निश्चय, दुर्लभम मुश्किल, सुलभम आसान। तो आज हमने पूरे पाठ का हिंदी में अनुवाद किया और अभ्यास कार्य भी किया। उम्मीद करती हूँ कि पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।